प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रीति तिवारी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोग हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी विषय के अंतर्गत कर्मभूमि उपन्यास हम लोगों का प्रकरण है। कर्मभूमि उपन्यास के पात्रों का परिचय, कथानक भाग 1, 2, 3 का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम कथानक भाग 4 और कथानक भाग 5 का अध्ययन करेंगे। आइए विषय की ओर चलते हैं और कथानक भाग 4 के विषय में जानते हैं। कथानक भाग 3 का जब अंत होता है तो सुखदा की गिरफ्तारी के साथ होता है। कथानक भाग 4 जब प्रारंभ होता है तो वह अमरकांत की गिरफ्तारी से होता है। गिरफ्तारी के पीछे का कारण जानने के लिए हम प्रारंभ में चलेंगे। सलीम की नियुक्ति उसी गांव में होती है जिस गांव में अमरकांत रहता है। अमरकांत और सलीम दोनों बचपन के मित्र हैं। जब अमरकांत सुनता है कि सलीम आ रहा है तो वह खुश हो जाता है और तुरंत उससे मिलने की योजना बनाता है। ठंडी का मौसम है, उस ठंडी हवाओं, उस घने कोहरों को झेलता हुआ वह 8 बजे रात तक सलीम के पास पहुंचता है। एक मित्र के मन में अभिलाषा है कि इतने दिनों के बाद मैं अपने मित्र से मिलूंगा तो मैं क्या क्या बात करूंगा, मैं कैसे उसके सामने जाऊंगा। जब अमरकांत और सलीम आमने सामने होते हैं तो सलीम का वेशभूषा, चूँकि वह एक सरकारी अधिकारी है, अफसर है, तो उसकी वेशभूषा में और अमरकांत में अंतर है। सलीम के वेशभूषा को, उसकी साज सज्जा को, उसके ठाट बाट को देखकर यह एकदम संकोच में आ जाता है कि मैं कैसे अपने मित्र को गले लगाऊं, और वह गले न लग करके हाथ बढ़ाता है, हाथ मिलाता है। दोनों मित्र आपस में एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं, पूछते हैं। सलीम पूरी बात बताता है, सकीना के विषय में, सुखदा के विषय में, समरकांत के विषय में, सबके विषय में अमरकांत को बताता है। और अमरकांत सबके विषय में सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि सबका हृदय परिवर्तित हो गया रहता है। जिस तरह अमरकांत उनको छोड़ के आया रहता है उस तरह कोई भी नहीं रहता। बात ही बात में सकीना का प्रसंग लाता है अमरकांत से सलीम। कहता है कि सकीना के प्रति मैं अनुरक्त हूँ, इससे तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है। अमरकांत कहता है कि मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तुम्हारे प्रेम प्रसंग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा, और यदि तुम्हारा विवाह सकीना के साथ हो जाता है, सकीना हाँ कह देती है, तो तुम अपने आप को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझना। ऐसे ही रात भर दोनों मित्रों में वार्तालाप होते हैं और दोनों अत्यंत आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं। सुबह होती है और लगानबंदी की समस्या वही फिर से दोहराई जाती है। जनता भूखों मर रही है और जितना उपज नहीं है उससे अधिक लगान उनको चुकाना पड़ रहा है। इन सारी स्थितियों को अमरकांत देखता है और कहता है कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मुझे कोई ना कोई प्रयास करना पड़ेगा, कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। वह जाता है और महंत जी के पास जाता है। महंत जी के पास जब उनके आश्रम में पहुंचता है तो महंत जी प्रवचन में लगे रहते हैं। वह देखता है कि एक सोने की कुर्सी पर विराजमान है, मखमली गद्दे और चादर बिछे हुए हैं और जनता उनके नीचे बैठी हुई उनकी बातों को सुन रही है। एक एक व्यक्ति आता है, चढ़ावा चढ़ाता है और उनके चरणों को अपने माथे से लगाता है। इन सारी स्थितियों को वह देखता है। फिर उसको कह दिया जाता है कि महंत जी अभी खाली नहीं है, आप कुछ समय के बाद आइए। वो सोचता है कि जब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा क्यों ना मैं पूरा आश्रम घूम लूँ। और जब वो आश्रम घूमने जाता है तो देखता है कि तरह तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। कहीं पे पूड़ी बन रही है, कहीं पे हलवा बन रहा है, कहीं पे तमाम मिठाइयाँ सजी हैं। कहीं और जाता है तो देखता है कि एक एक विशाल भंडार अनाज से भरे पड़े हैं। ये सब देख करके वह एकदम आश्चर्य में आ जाता है कि ये क्या है, कैसी विडंबना कि एक व्यक्ति को एक रोटी नहीं मिल रही है और यहाँ मंडी लगी हुई है खाद्य सामग्रियों की। और एकदम दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब नहीं, अब तो किसानों को, दलितों को, अछूतों को उनके अधिकार में दिला के ही रहूँगा। आता है महंत जी से अनुनय विनय करता है और कहता है कि किसानों को लगान से मुक्त कर दीजिए, उनकी अत्यधिक दुर्दशा हो रही है, उनके बच्चों को खाने तक को मौसर नहीं हो रहा है। महंत जी आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि ठीक है और मैं इन सारी स्थितियों से अनभिज्ञ था, अब कोई भी समस्या उनको न होगी। आश्वासन तो देते हैं लेकिन अपनी बात पे महंत जी कायम नहीं रहते। और फिर
लगान उसी शक्ति के साथ वसूल की जाती है जिस शक्ति के साथ पहले वसूल की जाती थी। अमरकांत कहता है कि अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा और विशाल सभा का आयोजन करता है, लोगों को एकत्रित करता है, संगठित करता है, उसमें अपने ओजस्वी वाणी के द्वारा लोगों में साहस भरने का प्रयास करता है। अमरकांत पे आरोप लगाया जाता है कि वह जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जनता को उकसा रहा है, प्रजा को सबके विरुद्ध कर रहा है। और तुरंत सलीम जो कि पुलिस अधिकारी है सरकारी और अमरकांत का मित्र भी है, सलीम को यह आदेश दे दिया जाता है कि तुरंत अमरकांत को गिरफ्तार करो। सलीम मित्र है और एक मित्र को जब गिरफ्तार करने का आदेश पाता है तो अंदर से एकदम व्याकुल हो जाता है, उसकी आत्मा धिक्कारती है, फटकारती है कि तुम क्या कर रहे हो। कहता है कि मैं न जाऊंगा, आप किसी और को भेज दीजिए। लेकिन जो मिस्टर गजनवी हैं उससे भी बड़े पद पे गजनवी कहते हैं नहीं सलीम, तुम्हारा मित्र होगा तो होगा, लेकिन तुमको ही गिरफ्तार करना पड़ेगा। सलीम अपनी व्यथा को प्रकट करने के लिए कहीं न कहीं बताने के लिए अपने कि मैं दोषी नहीं हूँ, वह सकीना और नैना को पत्र लिखता है सलीम। अब पत्र में लिखता है कि आज मुझे जो पीड़ा हो रही है, जो व्यथा हो रही है, वह शायद मेरे हृदय पे खंजर चलता तो न होता जितनी पीड़ा का अनुभव मैं आज कर रहा हूँ। जिस मोहब्बत ने मुझे यहाँ खींच लाई, उसी मोहब्बत को इस जालिम हाथों से मैं गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। और अत्यधिक पीड़ा के साथ इस वेदना को लिए हुए वह अमरकांत को गिरफ्तार करके जेल तक ले जाता है। इस तरह अमरकांत की गिरफ्तारी के साथ भाग 4 समाप्त हो जाता है। कथानक भाग 5 जब प्रारंभ होता है तो दृश्य है लखनऊ का सेंट्रल जेल। कथानक भाग 5 का दृश्य लखनऊ का सेंट्रल जेल है जहाँ पे सुखदा बंद है। समरकांत पहुँचते हैं सुखदा से भेंट करने, सुखदा की हालचाल जानने। सुखदा एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और बादलों की घुड़सवारी देख रही है। बादलों की घुड़सवारी देखना अर्थात आकाश की तरफ देखना, आकाश की तरफ देखना अर्थात कोई न कोई चिंतन मन में चलना। समरकांत जाते हैं और सुखदा से पूछते हैं कि कैसी हो, तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। सुखदा कहती है नहीं, मुझे कोई असुविधा नहीं हो रही है। कहते हैं अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो तुरंत मुझे बताना और तुम्हें मैं हर सुविधा यहाँ पे दिलवाने का कोशिश करूँगा। सुखदा को अमरकांत की गिरफ्तारी, मुझे कोई असुविधा नहीं है, लेकिन आप अमरकांत की सुविधा के विषय में सोचिए। आप तुरंत जाइए और सलीम से भेंट करिए, सलीम से मुलाकात करिए और सलीम से कहिए कि अमरकांत को जेल में किसी भी तरह की कोई समस्या न होने पाए। समरकांत पहले विरोध करते हैं सुखदा के कथन का कि सलीम अमरकांत की जो दशा है उसके किए की है, जाने दो। लेकिन सुखदा के समझाने पर समरकांत सलीम से भेंट करने गांव में जाते हैं जिस गांव में सलीम रहता है। जब गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अमरकांत के चाहने वाले भरे पड़े हैं, जगह जगह उसके गुणगान हो रहे हैं, उसके कृतियों का बखान हो रहा है। और ये सब देख करके समरकांत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिस पुत्र को वह निकम्मा समझते थे, जिस पुत्र को वह किसी लायक नहीं समझते थे, उस पुत्र का इतना गुणगान, इतना बखान। और वह सलीम से भेंट करके अमरकांत को हर सुविधा देने की बात करते हैं। 5वें भाग में ही नैना जो प्रमुख पात्र है, नैना के बलिदान की बात आती है। जमीन के लिए हड़ताल होता है, आंदोलन होता है और उसी हड़ताल आंदोलन के दौरान समरकांत, सुखदा, रेणुका इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। शांति कुमार भी शामिल हैं। उस आंदोलन में जब सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं मानसिकता यह होती है कि यदि इन लोग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहेगा और आंदोलन मंद पड़ जाएगा। जब सब गिरफ्तार हो जाते हैं तो नैना का एक साहसी व्यक्तित्व प्रेमचंद जी सामने ला रहे हैं, एक स्त्री का व्यक्तित्व, जो स्त्री घर गृहस्थी के कामों में पड़ी रही, कभी किसी के सामने मुंह न खोली, एक वाणी भी किसी के विरोध में न बोली। वह स्त्री आज हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित कर रही है, लोगों का नेतृत्व कर रही है। नैना सामने आती है जब सब लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जब नैना विशाल जनसमूह का अगुवाई करती है तो नैना का पति मनीराम, जो प्रारंभ से ही
नैना का विरोधी है, नैना के प्रति विद्वेष भाव रखता है। मनीराम सामने से नैना को गोली मार देता है और नैना बलिदान हो जाती है। जब नैना बलिदान हो जाती है तो भीड़ आक्रोशित हो जाती है और उस आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करना अंग्रेजों के लिए, जमींदारों के लिए कठिन होने लगता है, असंभव होने लगता है। और ऐसी स्थिति में उनके आंदोलन को, उनके मांग को मानना पड़ता है, जमीन उनको वापस करनी पड़ती है। उपन्यास का समापन। उपन्यास का जब आखिरी भाग चलता है, अंत आता है, तो सारे पात्रों का दर्शन एक साथ जेल में होता है। जेल में ही सभी इकट्ठे हो जाते हैं, सभी एक दूसरे से मिलते हैं। जब एक लंबे समय के बाद सारे पात्र एक जगह मिलते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो सबकी भावनाएं, सबके मन के प्रेम, द्वेष सब एक साथ प्रकट होते हैं। आपस में बातचीत करके जो भी दुर्भावनाएं एक दूसरे के लिए होती हैं सब दूर होता है। सकीना और अमरकांत में प्रेम बलवती होता है। सुखदा और अमरकांत में सकीना और सलीम का विवाह हो जाता है। मुन्नी से काफ़ी हास परिहास होता है और अंत में सारे पात्र काशी हरिद्वार के निकट गांव में रहने के लिए चले जाते हैं। एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के तहत ही जितनी भी समस्याएं होंगी उनके हल का, निवारण का प्रबंध किया जाता है। और इस तरह से सारे पात्रों के एकजुटता के साथ, सारे पात्रों के आनंददायक स्थिति के साथ, कमेटी के निर्माण के साथ कर्मभूमि उपन्यास का समापन होता है। कर्मभूमि उपन्यास के 5 भागों का अध्ययन करने के बाद यदि हम समालोचना के तौर पे हमें बताना हो तो हम अत्यंत ही सारगर्भित शब्दों में कह सकते हैं कि कर्मभूमि उपन्यास एक कालजयी रचना है। प्रेमचंद जी का उद्देश्य जो दिखाना था, जो बताना था, उसमें वो पूरी तरह से सफल हुए हैं। जो जिन समस्याओं से उनको अवगत कराना था, चाहे वो समस्या राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, शैक्षिक हो, व्यक्तिगत हो, जो भी हो, उन सारे समस्याओं का प्रकटीकरण वो करते हैं और समस्याओं के साथ समापन, उनका समाधान भी बताते हैं। जैसे जिन समस्याओं से उपन्यास प्रारंभ हुआ उन समस्याओं के समाधान के साथ ही उपन्यास समाप्त होता है। इस तरह से प्रेमचंद जी का यह एक आदर्श रचना है जो युगांतर तक हिंदी साहित्य में मुकुटमणि के समान चमकता रहेगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में उपन्यास के औपन्यासिक तत्व के आधार पे मूल्यांकन के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।